वो उन पे हमले करेंगे, उनका तो नुकसान होगा। ना सुपर पावर को कोई थप्पड़ मार के चला जाए, ईरान को भी और अमेरिका को भी, कि दोनों कह सकते हैं कि जी हमारी जीत होगी। क्योंकि सदर ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो विन विन के नहीं सिर्फ विन के आदी हैं और वो चाहते हैं कि सिर्फ उनकी फतह हो और बाकी जो है उनके सामने उनके सबऑर्डिनेट नजर आए। और जिस तरीके से इजरायली लॉबी का नुकसान हुआ है, अमेरिका में रिश्वत लेना और ये फंड्स के नाम पे ये जायज़ है। बोल्ड डिजिटल में खुशामदीद। मैं हूं सलमान अबान और मेरे साथ मौजूद हैं इत्तेशामुल हक साहब। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया एक बार फिर इस्लामाबाद प्रोसेस की तरफ देख रही है और इस्लामाबाद प्रोसेस का पार्ट 2 जो है या दूसरा मरहला है वो शुरू होने वाला है। इस हवाले से अमेरिकन के आने के बारे में आप और मैं सब पुरुमीद हैं, जानते हैं। सदर ट्रंप अनाउंस भी कर चुके हैं, लेकिन दूसरा फरीक यानी कि ईरान अभी तक इस मामले में गुरेज़ा हैं इस्लामाबाद अपना वक्त भेजने से। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि आबनाए हुर्मुज़ के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है, ईरान उससे खासा नाराज़ है। और ईरान का कहना है कि इस धमकी आमेज़ माहौल में और सदर ट्रंप के बदलते हुए बयानात में, सदर ट्रंप की जो शोला अंगेज़ी है उसमें बातचीत नहीं हो सकती। इस वक्त एहतशाम साहब हमारे साथ, जैसे कि मैंने बताया, मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि एक बड़ी ख़बर जो है वो क्या है इस्लामाबाद प्रोसेस के हवाले से। जी एहतशाम साहब। देखिए सलमान, 2-3 चीज़ें। एक तो आपने देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की हमारे 3 दिन की जो शटल डिप्लोमेसी गए हैं, वो उसके बाद और जगहों पे भी गए। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आपने देखा 3 मुल्कों से होके आए हैं, जो जिस तरीके से मिलिट्री डिप्लोमेसी को लेके जा रहे हैं। और एक बहुत ही रिकग्निशन इसको अब तो इंटरनेशनल अदारों में भी मिलना शुरू हो गई है कि जी ये भी एक पार्ट है। जब दुनिया के सफारती मामलात बिगड़ने शुरू हो जाएँ और मामलात लड़ाइयों तक चले जाएँ, तो वहाँ पे किसी इस तरह की मिलिट्री डिप्लोमेसी को भी कामयाब होता देखा जा सकता है। अब 2-3 चीज़ें हुई हैं। देखें, कल जो हमारे सागदार डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने अब्बास अराग़ची से बात कर ली थी और इत्तलात मेरी भी यही है कि वो बातचीत में उन्होंने आने का इंडिया दे दिया था। उसके बाद व्हाट वेंट रॉन्ग। अब देखें, ये आउट ऑफ नो वेयर आपने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो नेवल ब्लॉकेट किया, 2-3 दिन हो गए, फिर बीच में कल खबर थी कि वो छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसके बाद फिर ईरानी भी बहुत मुतहरक हो गए। फिर आपने देखा कि इनके एक जहाज़ को भी गोलियां वोलियां लगी। फिर उधर से आज तो इंडिया सीज़ कर लिया गया, वो तो सीज़ कर लिया गया। फिर इन्होंने भी एक अमेरिकी जहाज़ पे भी, उस पर भी आपने फायरिंग हुई। फिर आज तो हिंदुस्तान में रोना पड़ा हुआ है कि उनके 2 जहाज़ों को भी रोका हुआ है और उनके कहते हैं ईरानियों ने वहाँ पर कुछ उनको भी हिट किया है। देखें, ये सारा कुछ क्यों हुआ, जबकि आपके एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो गई, ओवर 98% मामलात पे इत्तेफाक राय हो गया, और सारा कुछ होने के बावजूद ये एकदम से बीच में क्या हिचा आ गई। देखिए, जो सलमान आप ख़बर पूछ रहे हैं ना, ख़बर तो बड़ी ये है कि एक लफ्ज़ होता है टर्मिनोलॉजी ऑफ रैम्प। ये ऑफ रैम्प का मतलब होता है कि सेफ़ एग्जिट टू हाईवे। ये किसी को जब मिल जाता है, आप फंसे होते हैं मुश्किल से किसी जगह पे, तो आप खुश हो जाते हैं। तो ये ऑफ रैम्प ये दोनों को मिलने जा रहा है, ईरान को भी और अमेरिका को भी, कि दोनों कह सकते हैं कि जी हमारी जीत होगी, यानी विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन होगी। और फिर दोनों को अपने लोगों को दिखाने के लिए, देखिए, एक बड़ा ज़्यादा दबाव है दोनों के मुल्कों का अपने अपने लीडरों के ऊपर कि भी आप क्या करके आए। एक तो ये इसके मामले में तो मुझे क्लैरिटी है और मेरी इत्तला भी है कि ये सारी चीज़ें तय होगी। लेकिन एहतशाम साहब, यहाँ पर ऑफ रैम्प आपने बात की, विन विन सिचुएशन अगर हम आम जुबान में बात कर लें, लेकिन ये विन विन सिचुएशन कैसे होगी? क्यों? क्योंकि सदर ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो विन विन के नहीं सिर्फ विन के आदी हैं और वो चाहते हैं कि सिर्फ उनकी फतह हो और बाकी जो है उनके सामने उनके सबऑर्डिनेट नजर आए। तो ये ईरान के साथ ये विन विन सिचुएशन या ऑफ द रैम्प से आपकी क्या मुराद है? फेस सेविंग तो पाकिस्तान ने दी, दोनों को दी। अब अमेरिका को क्या चाहिए और ईरान को क्या चाहिए? ऑफ द रैम्प उन दोनों के लिए क्या? आपको बता देते कि अमेरिका को क्या चाहिए कि बड़ा शदीद उनका अपनी लोगों का दबाव है। देखिए, 68% थे पॉपुलैरिटी का ग्राफ 22-23% तक रह गया। अब ये बच्चों को पता है मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में लग रहा है कि 437 के हाउस पूरे के इलेक्शन होने हैं, हमारे नुमाइंदगान के लोअर हाउस के हारने के चांसेस है, ठीक है। और जिस तरीके से इजरायली लॉबी का नुकसान हुआ है, आप सुन के हैरान होंगे कि जो 60 साल पहले बनी थी या उससे ज़्यादा, आईपैक, इजराइल अमेरिकन पब्लिक अफेयर काउंसिल, वो देखें, अमेरिका में रिश्वत लेना और ये फंड्स के नाम पे ये जायज़ है। और आप सुन के हैरान होंगे कि वहाँ लॉबिंग कहा जाता है, लॉबिंग कहने, वहाँ पे जब भी कोई सेनेट का इंतखाब लड़ता है और
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का इंतखाब लड़ता है तो वो सारे फंडिंग उनसे आईपैक से लेते हैं। अब आलम यह है, और आईपैक जब फंडिंग देता है तो वो अंडरटेकिंग लेता है उनसे कि जी आप इसराइल के मफादात की प्रोटेक्शन करेंगे, जिसको एंटीसेमिटिज्म का कहा जाए, लेबल दिया जाए। अच्छा, अब मसला ये हो गया है कि वो एंटीसेमिटिज्म थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ये ज़ोनिज़म है, वो कहते हैं ना ज़ोनिज़म है ना, वो क्रिश्चियन ज़ोनिस्ट भी हैं, यहूदी ज़ोनिस्ट भी हैं, अब तो मुसलमान ज़ोनिस्ट भी पैदा हो गए हैं, वो जो कहते हैं न्यू रूलिंग स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, एक बहुत बड़ी जिसको कहते हैं एक पावर बनाना, ग्रेटर पावर इसराइल को। अब वहाँ पे उनको बड़ा नुकसान हो गया। अब पहली दफ़ा हुआ है कि ज़ोनिस्ट लॉबी को धचका लगा कि आईपैक की फंडिंग लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं। एक ये है दबाव। अब ये जो आप देख रहे हैं ना, जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि भाई एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेके आप जाते हैं कि जी मैक्सिमम हम जो है ना वो मुतालबात लेके जाएंगे और मिनिमम पे कुछ बात बनेंगी। इसको कहते हैं पोस्चरिंग, मैसेजिंग, सिग्नलिंग, कि आप जब बेस पे बैठेंगे तो आप क्या लेके उठेंगे। तो ये तो शदीद दबाव प्रेसिडेंट ट्रंप पे, और उनका 2 से ज़्यादा कह चुके हैं कि जी हम फिर तबाही, ब्रिजेस को तबाह कर देंगे, एक पावर प्लांट को नॉकआउट करेंगे और न्यूक्लियर अपना ये क्या कहते हैं एनर्जी सेक्टर में जितने आपके हैं उनको तबाही पे ले आएंगे। अब एक उनकी तरफ से, दूसरी तरफ से जो आज न्यूयॉर्क टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी आप देखें या पढ़ी होगी आप, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट को बात करके डिफेंस के लिख दिया है कि जी 40% उनकी ड्रोन और 60% मिसाइल की कैपेबिलिटी दैट इज़ स्टिल देयर, और वो ये एक अमेरिकी अहदाफ के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। वो उन पे हमले करेंगे, उनका तो नुकसान होगा, लेकिन सुपर पावर को कोई थप्पड़ मार के चला जाए, मैं मिसाल दे रहा हूँ ऐसे ही, तो उनकी बड़ी बेइज्जती हो जाती है। लेकिन सर फिर कमिंग टू द पॉइंट कि ईरान को क्या चाहिए, अमेरिका को क्या चाहिए? देखिए, अमेरिका को तो फेस सेविंग चाहिए, अपना इलेक्शन जीतना है, अपना मेगा बेस उसको दोबारा लेके आना है। 2 बड़े बंदे अपना क्या कहते हैं स्टीव बैनन और आपका टकर कार्लसन, वो दोनों उसको छोड़ के चले गए। वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ख्वाब वो ख़त्म होता ना, क्योंकि सदर ट्रंप बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं ना, इंटरनल डोमेस्टिक इश्यूज के बजाय जंगों से निकल के अपने मुल्क की तवज्जो देनी, वो तवज्जो नहीं दी। यानी सदर ट्रंप जो है वो अपनी जो बेस है उसको वापस हासिल करना चाहते हैं। अब मज़े की बात ये है कि ये बेस इस सारे जो सिनेरियो है 28 फरवरी से पहले मौजूद थी, जी जी, अब दोबारा फिर उस पर आ गई। अच्छा, इसमें तो एक ये भी है, कुछ कहा जा रहा है कि जी आप उनकी वॉर लॉबी अगरचे वो उस तरह उनकी सपोर्ट नहीं कर रही, डीप स्टेट उनको सपोर्ट नहीं कर रही। अभी देखिए कैबिनेट के अंदर जे जी वैंस जो है ना वो एंटी वॉर हैं, पीट हेग्सेट इतना खिलाफ बोला है, बाकी कोई इतने लोग नहीं हैं। और सदर ईरान की तरफ अगर हम आए, ईरान की तरफ आए, देखें ईरान को जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलनी है। देखें 47 साल के उनकी पाबंदियां ने दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क जिनके तेल के रिजर्व 2.7 बिलियन बैरल के प्रूवन रिजर्व पड़े हुए हैं, बिल्कुल 34 ट्रिलियन मुकाफिट गैस के प्रूवन रिजर्व पड़े हुए हैं। और सर ये मुल्क तो 1950 से ऑयल इंडस्ट्री के अंदर है, जब मेरे ख्याल है बाकी गल्फ कंट्रीज इस तरह से इस फील्ड में नहीं थी। देखें उनको क्या फ़ायदा होना, अच्छी बात है, बड़े टफ़ लोग हैं, बड़े टफ़ नेगोशिएटर हैं, पहली मरतबा। और ये आई मस्ट से कि क्रेडिट गोज़ टू फील्ड मार्शल हमारे, उन्होंने उनको कन्विंस किया, देखें यार कितनी और आपकी सफरिंग होगी, अपने आप को इससे निकालें, बचाएं। तो देखें पाकिस्तान ने जो चीज़ें तय करवा ली ना, सैंक्शन ख़त्म होगी, सैंक्शन ख़त्म होने के बाद अमेरिका इनसे वही मोहब्बत करेगा जो 1955 से 1975 की 20 साल की जंग में वियतनाम के साथ हुई थी। सबसे ज़्यादा वियतनाम में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट गई थी। और वो तो कहते हैं कि जी दे आर ग्रेट पीपल, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। आप उनकी वहाँ कंपनी में जा सकती हैं, उनके साथ कारोबार भी हो सकता है। एक तो है कि पाबंदियाँ ख़त्म होंगी, पूरी दुनिया में अपना तेल ओपनली बेच सकते हैं। सबसे बड़ा हमें फ़ायदा होगा यार, देखें हमारी $18 बिलियन का उन्होंने खजाना दायर किया हुआ है इंटरनेशनल कोर्ट, पाकिस्तान को एनर्जी मिलेगी। लेकिन सर यहाँ पे एक इसमें क्लियर कर दूँ, ये जो पाक अमेरिका गैस, पाक ईरान गैस पाइपलाइन बनेगी, इसके बड़े फ़ायदे होंगे। आधी कीमत पे तेल मिलेगा, गैस मिलेगी, हमारे एनर्जी सेक्टर में बहुत इसको इनकलाब आएगा, हमें बड़े इसके फ़ायदे। इनकी जो कहा जा रहा है ना, अभी देखें उनके स्टेट बैंक क्या कह रहा है, ईरान का सेंट्रल बैंक कह रहा है कि हमें 10 साल लगेंगे दोबारा खड़ा होने में। 20 लाख लोग उनके टॉप लेवल के बेरोज़गार हो गए, अब उनको रिकवर करना। और ये फील्ड मार्शल ने बड़े खूबसूरत तरीके से कन्विंस किया उनको, और वो ये बात मान गए कि जी हम फर्दर इस जंग में नहीं आना चाहते, हमें भी एक फेस सेविंग चाहिए, हमें भी सेफ एग्जिट चाहिए। तो वो हमने दोनों के लिए तैयार करके पेपर एक दूसरे को एक्सचेंज हो चुके हैं, मायदा टेंटेटिव तैयार हो चुका है,
इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम लें, कुछ भी लें, इस पर साइन हो जाएगा। ये छोटे छोटे से अरेंजमेंट्स, एक तो इनको फ़ायदा होगा जो आप कह रहे हैं, फिर फौरी तौर पे जो फ़ायदा होना है ना, $7 बिलियन कतर में और साउथ कोरिया में इनके फ्रीज पड़े हुए हैं, जिनको अनफ्रीज करके इनको मिल जाएंगे। कुल मिला के आई थिंक 22 टोटल 20 बिलियन के भी हैं, उनको मिल जाएंगे। देखें इन हालात में इनको ये पैसा मिल जाता है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं कि हर रोज़ $500 मिलियन का उनका नुकसान हो रहा है। देखिए जब आपका फ्लो वही दोबारा से चला जाएगा, आप पूरी दुनिया को तेल बेच सकेंगे, तो आपकी इकोनॉमी दिनों में तब्दील हो जाएगी। बिल्कुल, ये उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, उनको फ्रोज़न एसेट जो है ना। और फिर जो एक अच्छी बात है, आप रोज़ पूछते हैं ना, बड़ी खबर मैं बताऊँ, जो कहा तो कुछ भी नहीं जा सकता कि किसी के मूड का क्या है, लेकिन फील्ड मार्शल ने अमेरिकन से ये अंडरटेकिंग ले ली है कि जी आप अपना मायदे के बाद आप ईरान पे हमला नहीं करेंगे, और आप प्रॉक्सी के तौर पे कहें या आपके गुड ऑफिस से फ़ायदा उठा के इजराइल करता है, ये नहीं करेगा। देखिए ना, अब ये अगर उनको यकीन दहानी सलमान हो जाती है कि हम पे हमला नहीं होगा, तो देखिए आप दोबारा से तैयार हो। लेकिन इसमें सर इसराइल की गारंटी कौन देगा? 2-3 सवाल हैं। नंबर 1, क्या इस तमाम तर सूरत हाल में अगर मुआहदा हो जाता है तो इसराइल की गारंटी कौन देगा? नंबर 2, क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिज्यूम हो जाएंगे नॉर्मल जैसे दो मुल्कों के दरमियान होते हैं? नंबर 3, आपकी और मेरी पहले भी बात होती रही है इस हवाले से कि इस तमाम तर सिनेरियो में जब मोस्टली लोग कन्विंस हैं, रिपब्लिकन्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, वो सब जानते हैं, अमेरिका की मैं बात करूँ, कि सदर ट्रंप को ट्रैप किया गया है या वो ट्रैप हो गए हैं या जॉन कैरी भी कह रहा है, फंस गए, हिलरी क्लिंटन भी कह रहे हैं। अब ये इस और अगर कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन आती है, अगर डेमोक्रेट्स आ जाते हैं आज से 2 साल बाद 3 साल बाद, तो क्या अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात पहले जैसे होंगे 28 फरवरी 2026 से पहले जैसे होंगे, या अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात के अंदर भी हम कुछ फ्रीज, कुछ देखिए तब्दीली देखेंगे? मुझे सलमान कोई इसमें किसी तरह का भी मुझे शुबा नहीं है, शक नहीं है कि अब इसराइल के हवाले से अमेरिकन पॉलिसी तब्दील होगी। यहाँ पे मैं एक चीज़, सॉरी आपकी बात काट के ऐड कर रहा हूँ, कल मैंने एक रिपोर्ट देखी जिसमें बताया गया कि अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों के जो यंग वोटर्स हैं बिलो 50, उनमें और अमेरिका में ओवरऑल जो एडल्ट मेल्स हैं, ख़ास तौर पर उनमें इसराइल की जो एक्सेप्टेंस है वो अब माइनस के अंदर जा रही है। मैं आपको कह रहा हूँ ये इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा पॉलिटिकल मॉरल उनके ऊपर कि किसी सूरत में भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन इसराइल को सपोर्ट नहीं करेगी। देखें इसराइल सस्टेन कैसे करता है, इसराइल को $3 बिलियन से ज़्यादा हर साल असला भी मिलता है, कैश पैसा भी मिलता है अमेरिकन से। ठीक है, उनके और अदारे और तरीक़ों से भी पैसे बनाते हैं, किस तरह अमरीकियों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये सारा कुछ अमेरिका की मिलिट्री माइट, जो असला शायद मेरा ख्याल है एक आध ऐसा ही आइटम है जैसे B-52 बॉम्बर उन्होंने किसी को नहीं दिए तो इसराइल को नहीं दिए, वरना थी आपका F-35 हो, दूसरे तीसरे जहाज़, सारा कुछ उनको मिल रहा होता। देखिए अब अमेरिका के लिए रूड अवेकनिंग है। देखिए अब GCC ममालिक में जो कुछ हुआ है, देखें उनको 6 मुल्क हैं, ये जब इत्तेहाद खड़ा किया गया था तो ये बुनियादी तौर पे ईरान के ख़िलाफ़ खड़ा किया गया था। इंडिविजुअली माहदे किए उन्होंने अमेरिका के साथ। जब ईरान कहते हैं ना जी कि आप इन माहदों से निकलें, बेसिस खाली करें, अमेरिका कहता है जी हमारे तो माहदे हैं उनके साथ, बायलैटरल माहदे हैं, कैसे ख़त्म कर सकते। अब ये है कि उनको एहसास हो गया कि जी अमेरिका ने हमें सिक्योरिटी अम्ब्रेला नहीं दिया, बल्कि जो दे सकते थे वो भी उन्होंने इसराइल को दिया। अच्छा, अब वहाँ पे एक जो हमारे लिए एक मुश्किल पैदा होगी या अपॉर्चुनिटी निकल रही है ना, सिक्योरिटी पैराडाइम अब GCC ममालिक का चेंज होने जा रहा है। 6 मुल्कों में क्लियर कट डिवाइड आ गई है। देखें कतर, सऊदी अरब और तीसरा अल्लाह भला करे आपका कतर, सऊदी अरब, ओमान एक तरफ है, UAE, बहरीन और कुवैत ये एक तरफ हो गए। ये वो तीनों मुल्क हैं जिन्होंने रिकग्नाइज़ किया हुआ है, इनके साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुकात। तो अब अमेरिका को एहसास हो रहा है कि भाई मिडिल ईस्ट में तो हमारा रोल ही ख़त्म हो रहा है। ये पाकिस्तान नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र के तौर पे जो मिडल पावर के तौर पे आया है, और आपने देखा हमें ऐसे कोई आपको प्लेट में डाल के कुछ नहीं देता। अभी देखें कल की खबर है कि जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को एशिया से निकाल के आपने देखा मिडिल ईस्ट और लैटिन नॉर्थ अफ्रीका में डाल दिया, ये अपग्रेडेशन होगी। तो ये मई से मई अब आने वाला है। लेकिन आज जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं, क्यों बार बार वो कहते हैं जनरल आसिम इज अ बोल्ड जर्नैल। सर वो तो ठीक है, लेकिन इसराइल की गारंटी क्या होगी? अमेरिका हमला नहीं करेगा तो क्या इसराइल रुक जाएगा? मैं आपको बताऊं, ये आप लिख लें
कि अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर इजराइल कभी कुछ नहीं करता। आपको याद है कि जब पिछले साल ये जब जंग हुई थी और इसमें कतर पे जो हमला किया गया था, उसका इतना नेगेटिव असर हुआ था कि सऊदी अरब और सारे लोग परेशान हो गए। आपको पता है कि फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने नेतन्याहू को फोर्स किया, बुला के वाशिंगटन से फ़ोन करवाया गया, वो अमीर सानी साहब को माफ़ी मांगी गई थी। उन्होंने कहा तुम तो हमारा रास्ता मिडिल ईस्ट में बंद कर रहे हो, हमारा तो मिडिल ईस्ट में रोल ही ख़त्म होने जा रहा है। तो देखें, अब चीज़ें तब्दील होनी है। एक सिक्योरिटी पैराडाइम में पाकिस्तान का जहाँ रोल बनेगा, वहाँ पे अभी देखें ये जो आ रहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये अब ट्रम्बल कर रहा है। लेकिन ना जो बनाया था 1945 में अमेरिका ने, यूनाइटेड नेशन बनाई, आपने जनाब उसके बाद WTO बनाया, IMF, वर्ल्ड बैंक बनाया, जिनीवा का एक अदारा बनाया आपने, ये सारे के सारे ख़त्म हो रहे हैं। अब आप देखते हैं एक और बड़ी तब्दीली आई है। नेटो को जिस तरह छोड़ के पीछे चले गए हैं, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, तीनों ने चाइना के साथ बड़े तल्लुकात अपने मजबूत कर लिए। वो जहाँ पे रशिया के ख़िलाफ़ सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है, उनको लग रहा है कि भी हमें अपने एक सिक्योरिटी के सफारती और पॉलिटिकल महाज में जाना होगा और वो चाइना की तरफ देखें। सर, नेटो से मुझे बात याद आई, अपार्ट फ्रॉम वट एवर इज़ गोइंग ऑन, कि एक मुस्लिम नेटो की बात हो रही है। और अभी मैं प्रिंस सलमान का, जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक मीडिया इंटरेक्शन सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी किए गए। उनका कहना था कि ये सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो होगा वो मौजूदा जो यमन वाला सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, जो एक फ़ौज बनी हुई है जिसके सरबराह हमारे साबिक आर्मी चीफ हैं, उससे मुख्तलिफ होगा। तो उसके बारे में कुछ बताइएगा कि ये कैसा होगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका मतलब है कि जिस तरह से नेटो की अम्ब्रेला के अंदर अमेरिका था और अमेरिका नेटो कंट्रीज़ को प्रोवाइड करता था, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, कवर प्रोवाइड करता था, न्यूक्लियर कवर प्रोवाइड करता था, तो अगर ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो इसका स्कोप क्या होगा और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखो, इन द फर्स्ट प्लेस तो सलमान ये इस तरह नहीं बनेगा कि जिस तरह हम तवक्को कर रहे हैं। हम अफ्रेड कि हम इसको नेटो, इस्लामिक नेटो का नाम भी नहीं दे सकते या मिलता जुलता भी नहीं दे सकते। देखें, अभी जो इस्लामी दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कंसर्न्स हैं, उनकी लिमिटेशंस हैं, उनकी परेशानियाँ जंग में जो पैदा हुई हैं, सब कुछ होने के बावजूद अभी एक बात होगी। हाँ, आपने देखा कि जब से हमारा उनके साथ एक माहिदा हुआ है डिफेंस का, उसके बाद 8 मुल्कों ने ख्वाहिश जारी की, बांग्लादेश ने कि ये मेंबर बनना चाहते हैं। देखिए, ये एक पैरेलल एक अरेंजमेंट चलेगा। दूसरी तरफ मेरे ख्याल में जो बड़ी तब्दीली है ना, वो 10 मार्च को जो पहले रियाज में मीटिंग हुई थी ना फॉरेन मिनिस्टर की, जिसमें पाकिस्तान गया, टर्की गया, सऊदी अरब और इजिप्ट गए। देखिए, इजिप्ट एक अरसे से बहुत ताकतवर फ़ौज है उनकी। आपको याद है कि जब ये 67 की वार हारने के बाद 73 की वार जो जीती थी इन 3 मुल्कों ने, या कम से कम वार लेफ्ट लाइन जो कहते थे जी इनविंसिबल है, उसको तोड़ दिया था। उसकी ज़बरदस्त फ़ौज है उन्होंने। उसके बाद ही फिर आपने देखा कि मायदे हुए थे और इन्होंने तस्लीम किया था एक दूसरे को। अब ये चारों मुल्क बैठ के ना, अब ये एक स्ट्रेटजी बनाएंगे अपनी डिफेंस की। इनका डिफेंस का ग्रेटर कोऑपरेशन होने जा रहा है। इसमें मैं चाइना की भी सपोर्ट है, रशिया भी इन सो मैनी वर्ल्ड सपोर्ट है। अमरीकियों को ये लग रहा है कि जी उनकी हेजेमोनिक डिज़ाइन कह लें, उनका इन्फ्लुएंस कह लें, वो अब सबसे पहले मिडिल ईस्ट में ख़त्म होगा इस जंग के बाद। और अमेरिका के लिए जो टेस्ट केस इस वक्त है ना अपनी साख को बचाने का, कि वो अपने आप को इजराइल से कितना डिस्टेंस करता है, ठीक है ना। अब ये बात आप भूल जाएं कि जी अब ये एक लंबे अरसे तक वो जो एक ग्रेटर इजराइल बनाने का ख्वाब था ना, वो चकनाचूर हो गया। इनसे टेक्निकल गलतियाँ करवाएंगी, जो कुछ भी हुआ प्रोसेस में अमेरिका की बड़ी बदनामी हुई। आज देखिए क्यों लोग कहते हैं कि जी ये अपना मिलिटरीली अमेरिका हैज़ बीन डिफीटेड, आप यू हैव ब्रॉट ह्यूमिलिएशन फॉर द अमेरिकन। अब जंग उसका ना जीतना, ईरान का सर्वाइव कर देना उनका जंग जीतना है। तो बड़े माइनसेस हैं अमेरिका के लिए। नतीजतन हमारे लिए अपने आप को हमने कैसे पोजीशन करना है, इसके हमें इकोनॉमिक डिविडेंड भी मिलेंगे, सफारती सतह भी मिलेंगे, मिलिटरल भी मिलेंगे। हम अब एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र और मिडल पावर के तौर पे हम इस्टेब्लिश हो गए हैं। और फिर मुझे कोई इस बात की हैरानगी नहीं होगी कि हमने जितना दानादारी के साथ एक न्यूट्रल इंटरलोकेटर के तौर पे सामने आए हैं। इंटरलोकेटर के तौर पे हो सकता है कि दुनिया के और किसी ममालिक में भी इसके कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमें लोग बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं कि भाई इनका ज़ाती मफाद नहीं था। लेकिन अब एक ग्रेटर पीस के लिए हमने जो वेस्ट एशिया में कोशिश की, इसके समरात जहाँ दुनिया में वहाँ और जाएंगे, हमें भी इसके समरात मिलेंगे। हमारा इन्फ्लुएंस अब आप देखें इस रीजन से बियॉन्ड भी बढ़ेगा। हमारे आप देख लें कि जी हमारे अब अमेरिका के साथ भी तिजारी ताल्लुकात, हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ,
और ऑन टॉप पे फिर जी, बिल्कुल। जो अच्छी बात मैं बताऊँ, सही। खबर वाली बात यह है कि हमें अब पैसा कैश नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए अपने मामला चलाने के लिए कि हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए हमारे बड़े बड़े जॉइंट वेंचर्स होंगे वेस्ट के अंदर, और शुरू में हमें सऊदी अरब और कतर वगैरह के साथ 20-22 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है। अब हमारी लगेगी एक नई रिफाइनरी लगेगी। ग्वादर पोर्ट जो कई वर्षों Active से होगी। ऑपरेशनल नहीं है, उसको पूरी तरह ऑपरेशनल किया जाएगा। 300 जहाज इन दिनों में भी आए, तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन जी है। बिल्कुल। आपने सुनी इत्तिशाम साहब से बड़ी खबर कि मिडल ईस्ट जो है वो चेंज होने वाला है। किस तरह से चेंज होने वाला है? पाकिस्तान के ताल्लुकात बदलेंगे, उनकी जहत बदलेगी। जो पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब का अलाइंस बन रहा है, उसके हवाले से आपने बात सुनी कि किस तरह से वो अलाइंस जो है एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइज़र के तौर पर मिडल ईस्ट में सामने आ रहा है। जी।